नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद होने के कारण इस समय शराब का अवैध धंधा करने वाले सक्रिय हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय आला अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने पर काम कर रही है। गुरुवार को खतौली थाना क्षेत्र के 2 जगहों पर पुलिस ने कच्ची शराब बनाए जाने की मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की, तो छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपी साजिद और आशु को गिरफ्तार कर सैकड़ों लीटर लहन घटना स्थल पर ही नष्ट कर दिया और भारी मात्रा में कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। सीओ आशीष प्रताप सिंह की माने तो पकड़े गए शराब का गोरख धंधा करने वालों पर गैंगस्टर में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। आज खतौली पुलिस के द्वारा 2 कार्रवाई की गई, एक कस्बे में और एक अंतवाड़ा में। वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि कच्ची शराब नहीं मिल रही है, उन्होंने कच्ची शराब बनाना शुरू किया था। उसका लहन नष्ट किया गया जो सैकड़ों लीटर की मात्रा में था। वहाँ से कुछ कच्ची शराब भी बरामद हुई है, उपकरण भी बरामद हुए हैं और उसके साथ साथ एक अच्छा संदेश भी गया है कि जो लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने इन सब के विरुद्ध अच्छी धाराओं में मुकदमा लिखा है और इसमें आगे भी गैंगस्टर की व अन्य निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें भी उनके साथियों की तलाश की जा रही है कि कौन पीछे से मटेरियल सप्लाई करता था और ये कच्ची शराब बनाकर किनको देते थे। देखिए, वो मुलजिम इसलिए भी हैं क्योंकि कच्ची शराब पीने से कई बार मृत्यु होती है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि लॉकडाउन में कि किसी भी व्यक्ति की अपमिश्रित अथवा अवैध शराब पीने से कोई जनहानि ना हो। सर, इसमें पहले से कोई मुकदमा दर्ज है लोगों पर, जो लोग पकड़े गए? इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि हमारे क्षेत्र से अथवा अन्य क्षेत्रों में जिले से कहीं पर इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है अथवा नहीं। शामली में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाग में चोरी का विरोध करने पर अज्ञात चोरों ने बाग मालिक के बेटे को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आड़ू के फल की चोरी करने के लिए अज्ञात चोर बाग में घुसे थे, जिसकी सूचना बाग के पहरेदारों ने बाग मालिकों को दे दी। सूचना पर युवक बाग में पहुंचा और चोरों का विरोध करने लगा, जिस पर अज्ञात चोरों ने उस पर फायर झोंक दिया, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक शामली के एक बीजेपी नेता का भतीजा बताया जा रहा है। हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी मची है और अज्ञात चोर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोगों का फोटो है, अभी वो मेरे पास नहीं है, देख लेंगे। सीओ साहब के पास है, एसपी साहब के पास है। हाँ, मुझे श्यामली जी लेके गए हमसे, वो आगे यहाँ पर बोल लगा कर मेरे लेके गए, वो कहने को मेरे ले जाओ। जहां एक तरफ सारी दुनिया में त्राही त्राही मची है, ऐसी बीमारी चारों तरफ फैली है कि इंसान को इंसान से अलग रहने को मजबूर कर दिया है। हर कोई घरों में रहने को मजबूर है। जब ऐसी स्थिति देश में है तो सभी कारोबार बंद है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वालों पर तो जैसे आफत से आ गई है। इस संकट की घड़ी में गरीब मजलूम भूखा न रहे, इसके लिए सरकार भी दिन रात चिंतित होने के साथ साथ भरपूर मदद कर रही है। सरकारी राहत कोष में उद्योगपतियों के साथ साथ छोटे व्यापारी भी मदद कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में कितनी ही संस्थाएं इस नेक काम में लगी हैं। ऐसी ही एक संस्था जो हमारे गरीबों पर हुए अत्याचार में इंसाफ तो दिलाती है, साथ ही गरीबों की समय समय पर तन मन धन से मदद भी करती है। उस संस्था का नाम है संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा। जी हाँ, ये उभरता हुआ नाम वो नाम है जो लॉकडाउन में लगातार दोनों टाइम खाना बनवा कर थाना नई मंडी की चलाई गई फूड वैन को सौंप देते हैं, ताकि कोई भूखा न रहे। जिला मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी के गांधी कॉलोनी स्थित गली नंबर 23 में एडवोकेट नरेश कश्यप के यहाँ चलाए जा रहे भंडारे के रूप से भूखों के लिए भोजन तैयार हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से देवेंद्र कश्यप, जय भगवान कश्यप, नरेश कश्यप, सतीश कौशिक, पूर्व विधायक अनिल कुमार भी मौजूद रहे। आज इस गली नंबर 23 में गांधी कॉलोनी में जो हमारे वकील साहब हैं नरेश कश्यप जी, जिन्होंने एक संवैधानिक संघर्ष मोर्चा भी इन्होंने बना रखा है, उसी के बैनर तले जो है खाली आज ही नहीं, लगातार जिस दिन से हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है, तभी से जो है हमारे वकील साहब और उनके तमाम सभी साथी जो हैं जो गरीब लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही आज कार्यक्रम था कि सभी लोगों ने जो है आज भी पूर्व की भांति जैसे लगातार मदद करने का काम कर रहे हैं वकील साहब, तो आज भी जो है 300-400 पैकेट जो है
आज जो गरीब आदमी को मदद खाने के लिए इन्होंने भेजने का काम किया। लॉकडाउन में आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, जो ये कोरोना वायरस है इसका कोई इलाज तो है नहीं जी। इसीलिए देश में लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक दूसरे के टच में आने से फैलता है, तभी आदमी इन्फेक्ट होता है। तो लॉकडाउन को भी हमारे देश के अंदर 1 महीने से ऊपर हो गया है। एक तरफ जहां लॉकडाउन है उससे जो कोरोना वायरस है वो निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित हुई है। मेरा तो ये कहना है 3 तारीख में लॉकडाउन जो पूरे देश के अंदर समाप्त हो रहा है। जैसे सरकार ने 3 जोन बनाए, रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन। जहां रेड जोन है, जहां इन्फेक्टिव केस ज़्यादा है, उनमें निश्चित रूप से लॉकडाउन को मेरे हिसाब से लागू करना चाहिए आगे सरकार को एक नीति बनाकर। और जहां ऑरेंज जोन है वहां कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है सरकार को विद कंडीशन कुछ ढील जरूर देनी चाहिए। और जो ग्रीन जोन है उनमें भी विद कंडीशन ढील देनी चाहिए, क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके सामने जो है रोजगार की बहुत सारी दिक्कतें जो है व्यवहारिक रूप से पैदा हो गई हैं। इन विषय में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। किसान है, मजदूर है, जो गरीब तबका है, उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस की गांव कुल्हेड़ी के जंगल में गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गो तस्करों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, कारतूस में भारी मात्रा में गौमांस भी बरामद किया है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का है, जहाँ मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुब्रत सिंह को सूचना मिली थी कि चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव कुल्हेड़ी के जंगलों में गोकशी हो रही है। सूचना मिलने पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुब्रत सिंह के नेतृत्व में हिंडन चौकी इंचार्ज जितेंद्र तेवतिया पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों गो तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गो तस्करों ने अपना नाम साजिद पुत्र कामिल, आशु पुत्र इंतजार व एहसान पुत्र नयूम निवासी गाँव कुल्हेड़ी थाना चरथावल बताए हैं। पुलिस ने गो तस्करों के पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 70 किलोग्राम गौमांस व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के बाद चरथावल पुलिस द्वारा 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। थाना चरथावल क्षेत्र में आज ये कुल्हेड़ी ग्राम के जंगल में गोकशी की सूचना मिली थी। इस पर थाना पुलिस ने तत्काल दबिश दी, तो वहाँ पे 3 लोग जो गोकशी कर रहे थे, जिनके नाम साजिद, आशू और एहसान हैं, जो कुल्हेड़ी के ही रहने वाले हैं, उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान लेने की नीयत से फायर किया, जिनको गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से 3 अवैध असला, कारतूस, तकरीबन 70 किलो गोमांस और सारे उपकरण, जो गोकशी के समस्त उपकरण, कुल्हाड़ी इत्यादि, रस्सा इत्यादि बरामद हुए हैं। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान जहां बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, तो वहीं संस्कृति कलांगन द्वारा हरिद्वार के BHEL में एक कंपटीशन का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने घर में ही कोरोना पर पेंटिंग बनाकर मन मोह लिया। अविरल तोमर, दीप्ति उपाध्याय, आरव चौधरी, आयुष देव सरकार, आदित्य सागर, योगिता, आदिति बर्दिया, अंकिता गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, अमोलिका, इन सभी बच्चों ने घर से ही एक मैसेज देने का कार्य किया है कि हम घर पर ही रहें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज को इन्होंने पेंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाया। पेंटिंग द्वारा सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया। इनकी पेंटिंग में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि हम कोरोना से डरे बिना घर पर ही रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। आज एक प्रतियोगिता में ड्राइंग बनाई है, उस तरह से संदेश दिया है कि कोरोना वायरस से आप मास्क लगाकर, सैनिटाइज कर और अपने घर पर रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ भी की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। उसको भी बच्चों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से काफ़ी अच्छा दर्शाया और एक संदेश भी समाज को दिया है, देश को दिया है कि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है आप ध्यान में रखें और उचित दूरी बनाए रखें। घर से जितना कम निकलेंगे उतना ही आप इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं।
देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार और सामाजिक संस्थाएं गरीब लोगों तक राशन सामान पहुंचाने में लगी हैं, तो वहीं इसी राशन को लेकर हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में देर रात स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक द्वारा बंटवाए जा रहे राशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि स्थानीय लोगों ने मंत्री द्वारा दिए गए राशन को सड़क पर ही रख दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे क्षेत्र में बांटे जा रहे राशन कम मात्रा में बांटे जा रहे हैं और पास के ही वार्ड में राशन की मात्रा ज्यादा है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये ऊपर से राशन आया है। अब किसमें क्या है किसमें क्या है हमें तो कुछ पता नहीं है। सबको पर्चियां दी हैं, पर्चियां कम से कम यहाँ 1600 पर्ची बटी हैं। अब ये कुछ लोग जान के कर गए हैं, क्या कर गए हैं। 1600 पर्ची में इतने बचे, इतने कट्टे वापस करे इन्होंने 45 कट्टे, और इसमें से राशन भी निकाल लिया इन्होंने। राशन ना निकाल दिया तो पूरा राशन भेदभाव नहीं हो रहा भैया। भेदभाव क्यों होगा, एक बराबर राशन बांट रहे हैं सुबह से। इन्होंने 45 कट्टे यहाँ रख दिए, कुछ राशन भी निकाल लिया इसमें से इन्होंने। या तो वो लेते ही ना हमसे लिया ही क्यों उन्होंने। ये मंत्री जी की तरफ से बांटा गया था, माननीय मंत्री मदन कौशिक जी की तरफ से। ये सारे कम से कम 600-700 पैकेट बांटे गए हैं। राशन हमने इसलिए वापसी किया है क्योंकि उसमें खाली आटा, चावल, चीनी और दाल ही थी, बाकी और कोई मसाले वगैरह कुछ नहीं था। हम मजदूर आदमी है, कहाँ से लाएं, क्या करें। हमारा काम काज बंद हो रखा हैगा, सब कुछ बंद हो रखा है हम लोगों का। अच्छा राशन बटा है, उसमें तेल भी है, मसाला भी है, हर चीज़ है। सभी लोगों ने खोल के देखा है, लेकिन जो हम लोगों की तरफ राशन आया है उसमें सिर्फ आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, नमक है, बस। बाकी और कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे जो नेताजी हैं उनकी तरफ से आया था, उन्हीं का पर्चा मिला था हमें सब लोग। जनपद शामली में एक 55 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने लाठी डंडों के साथ मारपीट की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव भभीसा का है, जहां पर 55 वर्षीय महिला सुनीता गोबर डालने के लिए जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही संदीप उर्फ बाबू व ऋतिक नाम के दो युवक मौके पर पहुंच गए और वहां पर कूड़ा डालने लगे। जब महिला सुनीता ने कूड़ा डालने पर मना किया तो आरोपी युवकों ने महिला के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों युवकों ने मिलकर महिला पर जमकर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे महिला सुनीता गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन आरोपी युवकों को महिला पर तरस नहीं आया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर महिला के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों ने घायल महिला सुनीता को कांदला की सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने महिला को उपचार देकर सामान्य हालत देखते हुए उसे छुट्टी दे दी। जिसके बाद घायल महिला परिजनों के साथ थाना कांदले पर पहुंची और मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गोबर घेरन गई थी तो मैं कल थोड़ा सा कुबाड़ा कट्टा था घेर में, तो सफाई सी करू थी। मैंने कह लगी मैं का भाई वो कुबाड़ा सब मर का वहाँ कर लगा। मैं कह लगी भाई कुरडी पे घेर दे, यहाँ ना घेरे। अच्छा फिर मैं कह लगी मैं का तू कुरडी पे घेर ले बेटा, ये तो यहीं होगा। वो गाड़ी देने लगा, कह लगा सा घर में खींच ले सास सुधारेगे। वो मेरे पे छिन्ना झपटी कर लगा, फिर वो मुझे पिटने लगा। फिर दूसरे ने का मेरा सिर पैट दिया। कितने लोग थे मारपीट? वहाँ तो वो वही थे, उनके घर के ही। पीट करने वाले तो दो लुंडू ने करी, लाठी मारी उनने तो दूसरे के था वो ऋतिक ने, और उनने लात मुक्के बजाए विकिल ने। मैं यही चाहूँ भाई मेरी 55 मैं 3-4 बार पीट ली उन्होंने घेर के ऊपर ही। पहले मैं 2000 रुपये देकर घेर की सफाई करवाई थी, फिर उसमें वह भांग सी जम गई। मैं कह लगी रजीब तो 2000 रुपये दिए ही थे, कहाँ था दो भाई, मैं तो सहज करूँगी, हम तो गरीब आदमी भाई, न हमारा इतना मिजान है। कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ कार्रवाई चाहूँ पूरी। एक भविष्य के हैं, इनका आपस में कुछ गोबर डालने के लिए झगड़ा हुआ है, तो इनको सिर में थोड़ी चोट लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के बाद हमने डिस्चार्ज कर दिया। नहीं रेफर नहीं किया, ज़्यादा चोट नहीं है, सिर में चोट है थोड़ी। सर में चोट लगी थी और भी चोट थी? नहीं बस वो तो गुम चोट है, कमर में गई। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते एक संस्था ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि संस्था द्वारा दिए गए ड्रोन कैमरे से पुलिस और ज्यादा मजबूत होगा। यह ड्रोन कैमरे पुलिस प्रशासन की तीसरी आंख का काम करेंगे। इसके साथ ही संस्था के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि कल उन्होंने सहारनपुर के जिला अधिकारी को एक ड्रोन कैमरा भेंट किया था। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निवास पर पहुँचकर संस्था के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस प्रशासन को ड्रोन कैमरा भेंट किया। देखिए, ये बढ़ती कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पे 22 जगह पे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्ती से निगरानी रखी हुई है। वहाँ का पूरा एक्टिविटीज़ बंद है। वहाँ पे अंदर गलियों में मॉनिटर करने
में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। इसी के चलते अग्रवाल मित्र मंडल ने एक ड्रोन प्रशासन को, एक ड्रोन जो है पुलिस प्रशासन को इस निगरानी के कार्यक्रम है तो गिफ्ट दिया गया है। जैसे कि हम लोग जिन गलियों में जल्दी नहीं पहुंच पाते उन गलियों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखने तो काफ़ी सहायता मिल सकता था। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं अग्रवाल मित्र मंडल के सदस्यों को। आप लोगों ने शहर के बारे में सोचा है और कोरोना संक्रमण में पुलिस के जो बल को बढ़ाने के लिए ड्रोन आपने गिफ्ट दिया है, तो इसको सदुपयोग किया जाएगा और जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त सहारनपुर को देखने के लिए सारे प्रयास लिए जाएंगे। सहारनपुर के सरसावा में वाल्मीकि सभा सरसावा के बैनर तले प्रधान अशोक मट्टू के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक 3 सूत्रीय ज्ञापन थाना अध्यक्ष अशोक सोलंकी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान वाल्मीकि समाज के गोपाल घावरी पूर्व चेयरमैन व दिनेश कल्याण प्रदेश महामंत्री भावादस ने न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि किसी मामले में हरियाणा राज्य के यमुनानगर जेल में बंद वाल्मीकि समाज के रमन वाल्मीकि की लोकम में बंद होने के बावजूद हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्या का जिम्मेदार जेल अधीक्षक, चिकित्सा स्टाफ और वहां का प्रशासन है। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि शीघ्र ही हत्या के जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो लॉकडाउन के तुरंत बाद पूरे देश का वाल्मीकि समाज न्याय की गुहार को लेकर एक बड़े आंदोलन में बदल जाएगा। ये हरियाणा में रमन वाल्मीकि की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है, उसके विषय में हम यहाँ हमारे सरसावा के थाना अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है, वो राष्ट्रपति को उसको प्रेषित है। हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इस कार्य की जितना भी ये घटना घटी है, इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए और जितने भी दोषी हैं उनको बख्शा न जाए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो और रमन वाल्मीकि को और उसके परिवार के लोगों को इंसाफ मिले। और हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि ये मार्शल कौम है, ये वाल्मीकि समाज है, इसको हल्के में ना लें। ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है और हम लॉकडाउन के बाद अगर इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से हमें कोई न्याय नहीं मिलता है, उस न्याय को लेने के लिए हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लॉकडाउन के बाद हम सब लोग हरियाणा में जा करके इसके खिलाफ एक आंदोलन तैयार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुरकाजी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुरकाजी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम, एसआई मदन कुमार बिष्ट, दरोगा संदीप कुमार ने पुलिस टीम के साथ खादर चौराहा पर सभी आने जाने वाले वाहनों के पास चेक किए। पुलिस प्रशासन, प्रेस, एम्बुलेंस, रिक्शे आदि सभी वाहनों की डिग्गी आदि खुलवाकर चेकिंग की गई। इसी दौरान बिना पास के घूम रहे 2 लोगों की मोटरसाइकिल सीज कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन का पालन कराने को पुलिस पूरी तरह से चौकस है। पुरकाजी में विभिन्न चौराहों पर वाहन चेकिंग कराई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सुनसान सड़कों पर फर्राटा भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून में दुखियों का सहारा संस्था के संस्थापक समाजसेवी दिलशाद कुरैशी, शमशाद कुरैशी, हाफिज अकरम कुरैशी द्वारा लॉकडाउन के चलते जिला अधिकारी द्वारा आपदा कार्यालय में लगभग 100 किट आपदा अधिकारी को दिए गए, जो पुलिस द्वारा गरीब असहाय मजदूरों को वितरित की जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गरीब दिहाड़ी मजदूर व असहाय लोगों को राशन देकर मदद कर रही है। वहीं आज देहरादून के नामदेव कॉलोनी में पार्षद आफ्ताब आलम के अगुवाई में विधायक विनोद चमोली ने गरीब, जरूरतमंद व दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों को राशन का वितरण किया। लेकिन वहीं देखा जाए तो करीब 50 से 100 दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूर लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ ही चंद मजदूरों को राशन दिया गया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने कॉलोनी में रहने वाले गरीब, असहाय व दिहाड़ी मजदूरों से बात की तो मजदूरों का कहना था कि राशन तो दिया गया है, लेकिन कुछ चुने लोगों
लोगों को। वहीं और लोग आज भी भूख की कगार पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता ने विधायक विनोद चमोली से बात की तो विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर व असहाय लोगों को राशन देना हमारा फर्ज है। हम नहीं चाहते कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा रहे। वहीं विधायक के बड़े बड़े दावों के बाद भी गरीब दिहाड़ी मजदूर भूख की कगार पर हैं। वहीं पार्षद आफ्ताब आलम ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जनता के सामने उनकी पोल खुलती नजर आई। मैं बाहर रहने वाला मुजफ्फरनगर का मैडम, हम गए थे वहाँ चौकी में, वहाँ पर हमें भगा देने कहना मैं जाओ जहाँ पर राशन मिल रहा है हम यहीं पर देंगे। यहाँ पर आया तो यहाँ पर मना कर दिया। मैं 2 बार चौकी चला गया हूँ, 5-7 बार चला गया हूँ उनके पास घर पे। तो हमारा राशन कार्ड में नहीं है, कहाँ रहने वाले मैंने कहा यहाँ रहते हैं आजाद कॉलोनी में, किराए पर रहते हैं, किराया देना नहीं हमारे पास, हमारे पास पर हो गए 5-6 साल हो गए। कब घर गए थे आप? मैं घर तो हो गए 6-7 महीने घर भी गए मेरे को। मुझे अपने बच्चे कितने 3 बच्चे हैं मेरे, ये भी है 5 जने हैं। दूरी भी नहीं मिलती, यहाँ पे करने जाता हूँ कहीं सब भगाते निकलना, अगली बार डंडे में जाते हैं अपने घर में जाना पड़ता है। तो आज से बात कहीं निकलना मिल जाएगा, हर बार जब भी आते हैं नहीं कहते मिल जाएगा। तो क्या भूरा है यहाँ पर, भूरे दिखे ना हो 8 दिन 10 दिन हो गए, अब तक तो कोई आया नहीं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राशन कार्ड जिन लोगों के पास है, लगभग पर यूनिट सरकार 3 महीने का राशन और 5 किलो उसके बाद अतिरिक्त राशन, तो 1 यूनिट पे लगभग 20 किलो राशन हम राशन कार्ड धारकों को दे चुके। अब परेशानी आती है कि जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, जो किराएदार हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है, उनका भी ध्यान हमने रखना है। भले ही वो हमारे वोटर हैं या नहीं है, हम ये वोट के हिसाब से नहीं बांट रहे हैं। ये बेचारे दूर के मजदूर हैं, प्रवासी हैं, किराएदार हैं, जो अपना काम करके आज यहाँ रह रहे हैं, कल को शायद कहीं और रहे। तो वोट के हिसाब से ना करके हम इनको जरूरतमंद के हिसाब से देख रहे हैं और इनका सहायता आज माननीय विधायक जी के द्वारा ये की गई है। तो इसमें बड़ा प्रयास सभी लोगों का रहा है। हमारे साजिद भाई भी है, उन्होंने भी इसमें पूरी कोशिश की है और हर संभव प्रयास किया है कि केवल जरूरतमंद इसका लाभ उठाए। जैसा आप अपने क्षेत्र में इतना ख्याल रख रहे हैं लोगों का, किराएदारों का, और आपने वितरण किया है माननीय विधायक जी के माध्यम से और आपने ये सब चीज़ें यूँ किया, जो और क्षेत्र हैं वहाँ पे भी सभी दिक्कत आ रही है, उनके लिए क्या कहना? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ और समझता भी हूँ कि सब अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई पैसे से हो, चाहे कोई दाने से हो, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आपने समय समय पर हमारे विचारों को आप लोग रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के समय निकल जाएगा। अच्छी पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं कि जैसे पता चला है कि ईरान में वैक्सीन डेवलप हो गई है और लोगों में सुधार आ रहा है उनकी हालत में, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। सर, इसमें जितने लोग थे यहाँ पर राशन आप लोगों ने कितनी लिस्ट बनी थी और कितनों को दिया है और कितने रह गए हैं? ये 45 की लिस्ट बनी थी, 33 को भी मिल चुका है, 12 लोगों को और मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आज खत्म नहीं हुआ, आज ये अंत नहीं है, ये तो हम टाइम पे देते रहते हैं। आज टाइमिंग एक जैसे अब 2 दिन बाद फिर दोबारा लिस्ट बना देंगे जी। अगर और रह गए होंगे, ऐसा नहीं है कि देखो आज सबका काम नहीं हो गया। बहुत सारी अभी हमारी माताएं बहनें आई थी कि हमारा नाम नहीं लिखा हुआ, जिसका नाम नहीं लिखा उसका फिर दोबारा लिख देंगे। राशन सरकार के पास खत्म नहीं हो गया और ऐसा नहीं है कि यहाँ के आदमी को मिलेगा दूसरी जगह लिखेंगे, वहाँ पे अभी हम और वितरण करने जा रहे हैं, 20-25 बैग वहाँ पे बांटेंगे पूर्णागिरी मंदिर पे, उसके बाद दूसरी जगह बांटेंगे। तो ये एक सिलसिला रोज का है, ऐसा नहीं है कि आज का है। कल भी हमने वितरण किया ISBT पुलिस चौकी पे। रोज इस तरह से गरीबों का ध्यान रखते हुए जो किराएदार हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको सरकार द्वारा पुलिस माध्यम से वितरण रोज हो रहा है। और अगर आपकी संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत भूखा है, जिसकी आप लोगों को भी लगता है मदद करनी चाहिए, या मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ, ISBT चौकी पर हमारे क्षेत्र के लोग जाकर अपना नाम लिखवा दें। अगर वो सचमुच का किराएदार या प्रवासी मजदूर है, उसको राशन की व्यवस्था वहीं करा दी जाएगी। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मोदी रसोई के जरिए सबको पक्का हुआ खाना मिल रहा है। अगर किसी के पास बनाने की व्यवस्था नहीं है तो उसको पका पकाया खाना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मिल सकता है। वो ISBT चौकी में संपर्क करे। खाने से, भूख से आज लगभग 35 दिन लॉकडाउन को हो गए और मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता का कि एक भी व्यक्ति की आपको सूचना नहीं आई होगी देहरादून से या उत्तराखंड से कि भूख से कोई व्यक्ति मरा। ये हमारे लोगों की सभी की दरियादिली है और सभी का प्रयास है। सर, सुनने में आ रहा था कि किराएदारों का 1 महीने का किराया छोड़ेंगे जहां लोग रह रहे हैं बाहर के, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किराया तो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने से छोड़ने की, इसमें सरकार इंटरफेरेंस नहीं कर सकती कि प्राइवेट किसी से कह दे भाई आप किराया ना लो। हो सकता है किराएदार जो लेनदार है उसके पास कोई और पैसे की व्यवस्था ना हो, तो इसके दिल की बात है। और जहाँ तक संभव प्रयास होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जहाँ तक इसमें कोशिश हो पाएगी तो वो भी उसमें सहयोग देंगे।
आपकी भी क्या एक अपील होगी किराएदारों के लिए कि वो भाई मेरी अपील तो किराएदार से और मकान मालिक से नहीं है। मेरी अपील तो यह है, कई बार किराएदार अमीर होता है, मकान मालिक गरीब होता है, तो मेरी अपील तो हर व्यक्ति से यह है कि जिसके पास हो वो उसकी मदद करे, जिसके पास नहीं है वो चाहे किसी धर्म का, किसी जाति, किसी समुदाय का, जिसके पास है वो कमजोर की मदद करे, चाहे वो किसी भी मजहब का है, मदद करे। बस ये मदद करने का वक्त है। मीरापुर में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कस्बे में सर्वे कर रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मीरापुर थाने के इंस्पेक्टर समेत सभी पुलिसकर्मियों की थर्मल स्कैनिंग की। मीरापुर की इमलियान मस्जिद में ठहरी जमात में शामिल 3 जमातियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मीरापुर को हॉटस्पॉट में शामिल किया गया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा था तथा स्वास्थ्य विभाग की दर्जनों टीमें मीरापुर में डोर टू डोर सर्वे व जाँच के कार्य में लगी है। गुरुवार को डॉक्टर मर्दान खान के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह मीरापुर थाने में पहुंची और सभी पुलिसकर्मियों की थर्मल स्कैनिंग की। मुजफ्फरनगर में खाना मांगने पर खाने की जगह डंडे मिलते हैं। खाना मांगने की मिलती है यहाँ पर सजा। जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, वहीं यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में खाने मांगने पर डंडे मिलते हैं। सड़क किनारे जीवन गुजारने वालों का जीवन जीना काफी मुश्किल हो गया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। जनपद मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी पुलिस पर ये आरोप लगे हैं, जहाँ पेट भर भोजन नहीं मिलता और एक समय का ही भोजन मिलता है और दूसरे समय का भोजन वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ये कहना है सड़क किनारे रहने वालों का। जनपद सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के मंगलौर चौकी के हाईवे पर एसआई योगेंद्र सिरोही और एसएसआई करुणा चौधरी ने मंगलौर चौकी एसआई नंद किशोर को साथ लेकर बिना वजह घूमने वालों के लिए जबरदस्त इंतजाम किए और बिना वजह घूमने वाले लोगों के वाहनों के चालान काटे, जिससे लोग अपनी गलती मानते हुए नजर आए और आइंदा बिना वजह बाहर न निकलने की कसम भी खाई। अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की अवधि की वजह से मां गंगा के संरक्षण में पूजा पाठ से जुड़ी कई संस्थाओं ने गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर प्रतीकात्मक रूप से मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ गंगा उत्सव मनाया। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तनय वशिष्ठ आदि के संयुक्त संयोजन में हर की पौड़ी पर मां गंगा की प्रतीकात्मक विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ मां गंगा में दूध अभिषेक भी किया गया। वहीं रामघाट स्थित मां गंगा के समीप तीर्थ मर्यादा रक्षा समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा मां गंगा के जन्मोत्सव पर प्रतीकात्मक रूप से पूजा अर्चना के साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। कोरोना संक्रमण के संकट के इस दौर में जो एकमात्र सुखद पहलू निकल के आया है वो पर्यावरण से संबंधित है। आज के समय में जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं और जितना भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो जल की हों, वो वायु की हों और पेड़ पौधों की हों, निश्चित रूप से उन सभी की परिस्थितियों में सुधार हुआ है। और विशेष रूप से जो कि आज पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से आज माँ गंगा की जो धरा है वो किस प्रकार से स्वच्छ और निर्मल बह रही है। इसके लिए हमें किसी वैज्ञानिकता की भी आवश्यकता नहीं है। साक्षात हम सब जो माँ गंगा के तट के जितने निवासी हैं, हम इस बात का अनुभव कर पा रहे हैं और साक्षात देख पा रहे हैं कि माँ गंगा का ये स्वरूप शायद ही किसी ने अपने पूरे जीवन काल में देखा होगा। तो निश्चित ही जैसा कि आपने कहा कि नमामि गंगे और इस तरह की जितनी भी सरकारी योजनाएँ हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों जो इस गंगा प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के लिए कार्य कर रही हैं, उनके लिए एक चिंतन का विषय है, एक आत्मपंथन का विषय है और आगे के लिए एक रणनीति बनाने का भी विषय है कि किस प्रकार हमें माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने की योजनाएं हमें बनानी है। क्योंकि हमारे ऊपर अब ये अतिरिक्त जिम्मेदारी आ चुकी है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा और जैसे ही जीवन एक साधारण और नॉर्मल दिनचर्या की ओर बढ़ेगा, तो हम कैसे जो माँ गंगा का ये समय का निर्मल और स्वच्छ स्वरूप है इसे कायम रख पाएँ। निश्चित रूप से जो मानव की जो गतिविधियां हैं, उनका जो दबाव है वो माँ गंगा को कहीं ना कहीं प्रदूषित करता है, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल हो, चाहे वो व्यावसायिक गतिविधियां हों, चाहे वो माँ गंगा में गिरने वाले नाले हों और चाहे वो सीवर लाइनें हों। हमें इन सब पे ध्यान देना होगा। विशेष रूप से जो केमिकल प्रदूषण फैक्ट्रियों का है वो कहीं ना कहीं चोरी छिपे माँ गंगा में जाता है, वो बहुत हानिकारक है। सॉलिड जो प्रदूषण है उसके लिए तो बहुत सारी योजनाएँ आप उनको साफ कर सकते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह भी है कि समस्त जन जागरण खड़ा हो, हम सब ये प्रण लें कि आज जो माँ गंगा की निर्मलता और स्वच्छता है
इसको हम सब मिलजुल कर लॉकडाउन के उपरांत भी कायम रखें। देखिए, हमेशा उत्सव के साथ में गंगा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आज जो है प्रतीकात्मक रूप से माँ गंगा जी का ये जन्म दिवस, ये उत्सव हम लोग धूमधाम से नहीं मना रहे हैं और सादगी के साथ मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस प्रकार से माँ गंगा इस कोरोना वायरस की वजह से पवित्र हुई है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक सुख संदेश पर्यावरण ने देश को देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये संदेश स्पष्ट रूप से है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, हमें प्रकृति जिस प्रकार के संदेश देती है उस संदेश का हमें पालन करना चाहिए। जो संकेत देती है प्रकृति, उन संकेतों पर हमें चलना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये पूरा संदेश मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान, मैं समझता हूँ देश में नहीं अपितु विश्व के अंदर कुदरत ने ये संदेश देने का काम किया है। और अब प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, नदियों को पवित्र रखे, अपने घर में साफ सफाई रखे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करे और जल का संचय करे। मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो है हमें प्रकृति ने एक संदेश देने का काम किया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जिम्मेदारी के साथ में हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए लॉकडाउन की अवधि के उपरांत हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए, इस प्रकार के अभियान चलाने चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण बचेगा तब विश्व बचेगा। ये जो पूरे विश्व के अंदर वर्तमान में आपदा की स्थिति आई है, इससे समस्त विश्व अवगत है और इस समय संक्रमण काल में हमें उन तमाम चीज़ों का पालन भी हमारे ही हित के लिए किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी किस्म की कोरोना नाम के इस वायरस की वृद्धि ना हो। हम तो शुरू से इस बात की मांग करते आ रहे हैं प्रथम दिन से ही कि डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बना करके, जैसे कि आप सुबह 7 बजे से 1 बजे तक आम जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था बनाते हैं, ऐसी ही कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ के एसएसपी, डीएम और उत्तराखंड प्रशासन विशेष करके हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार जो है भगवान विष्णु का हरिद्वार है, बद्री विशाल जी का हरिद्वार है, भगवान केदारनाथ जी का हरिद्वार है, हर शिव रूप भगवान शिव का द्वार है। तो विष्णु और शिव दोनों का ही द्वार जो हरिद्वार है, उस द्वार पर अगर, जैसे बहुत खुशी की बात है, बद्री विशाल जी के कपाट खोले गए हैं, केदारनाथ जी के कपाट खोले गए हैं, लेकिन उनके जो श्री चरण हैं, उनका जो मुख्य द्वार है हरिद्वार, उसको पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, हरिद्वार प्रशासन से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि कानूनों का पालन करते हुए, हम तो ये निवेदन करते हैं, आप 1 मीटर के लिए कहते हैं, हम कम से कम 2.5 मीटर की दूरी बनाते हुए, अगर कोई अति आवश्यक, क्योंकि हरिद्वार जहाँ सुखदायिनी जगह है वहाँ मोक्षदायिनी भी जगह है, और यहाँ पर किसी का ना हो लेकिन किसी की पत्नी गुजर जाती है, किसी का पुत्र गुजर जाता है, और वो उस विहिल बहुत दुख की घड़ी में ये चाहता है कि मैं उसकी शेष अवशेष श्री गंगा जी के अर्पण कर दूँ। उसके लिए सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जिससे कि उस श्रद्धा सुमन में उस सरकार का भी हाथ हो। हम सब भी ये निवेदन करते हैं, उसको केवल और केवल 10 मिनट का समय आप यहाँ पर दें, और वो भी पूर्ण रूप से कानून का पालन करते हुए। पर उसके लिए हमारी पुरजोर ये मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस डिस्पेंसरी को बनाते हुए गंगा जी में श्रद्धा सुमन का कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके लिए तमाम हिंदुस्तान के जो धर्मावलंबी है उनके ऊपर आप सबकी बड़ी अनुभूति होगी, बहुत कृपा होगी। मैं आपके चैनल माध्यम से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि गंगा जी पर, हर की पैड़ी पर विशेषतः
उन लोगों को आने दिया जाए जो कि इस दुख की घड़ी में इच्छा रख रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन है, जिसका पालन कराने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और लोगों से अपील करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर चेतावनी भी दे रही है। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। साथ ही वाहनों के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, उनका चालान भी काटा जा रहा है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष मनोज चाहल के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज शिव कुमार शर्मा ने अपनी टीम के साथ मंसूरपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। जो लोग बेवजह बाहर घूमते नजर आए, उन्हें रोककर कड़ी चेतावनी दी गई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पूर्वालियान में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वालियान निवासी संदीप खेत में आराम कर रहा था। आरोप है कि महेंद्र का लड़का ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत पर जा रहा था। दीवार में ट्रैक्टर ट्रॉली की साइड लगने पर दोनों पक्षों में कहासुनी व गाली गलौज होने लगी। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई, जिसमें संदीप पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को मेडिकल परीक्षण करने के लिए अस्पताल भिजवाया गया। झगड़ा तो इनका किसी बात पे भी नहीं है, तो जबरदस्ती चाह रहे हैं मेरे साथ में। कम से कम 6 महीने से जबरदस्ती चाह रहे हैं। जब से मैंने मकान बनाया है, ये चाह रहे हैं। इन्होंने मुझे 3 बार धमकी दे लिया, हम तो यहाँ रहने नहीं देने का, तुझे उड़ उजाड़ देंगे। बार बार ये धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के चक्कर में इन्होंने परसों भी गाली गलौज करी, कल सुबह भी गाली गलौज करी खूब ज्यादा। मैं घर को कल चुपका बैठा रहा। आज मेरा लड़का बड़ा गया था बाहर, बात मतलब फ्रेश हो गया पुराने मकान पे, तो इनका पंडितों के लड़के ने घर से भाग का आया और कहना आज इन पंडितों तो इन सब बढ़िया से निपटना। और इतना कह के यहाँ से खड़वा ले गया, ले जाकर बड़े लड़के बजा के राजे। क्या नाम है उनका? मोनू और महेंद्र का लड़का मोनू, महेंद्र का ही लड़का बारू और ये मोहित और राजेंद्र। किस चीज से हमला किया है जी? किस चीज से हमला किया गया? पहले तो बुग्गी का खड़वा ले रहे थे जी। एक यहाँ तो बलकटी ले रहे थे, जंगल में ले गए थे जी। वो जंगल में ले जाने वाली बलकटी थी। वो बलकटी से छोटे लड़के का मन का हाथ फटा गया। किस किस के चोट आई? तीनों लड़कों के मेरे। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग अनेक तरह की दुकानों से सजे तथा कारोबार व जरूरी सामान खरीदारी के मकसद से कस्बे समेत क्षेत्र में बड़ी संख्या में आने जाने वालों की चहल पहल के चलते हमेशा भीड़ से व्यस्त रहने वाला मील मंसूरपुर मुख्य मार्ग कोरोना वायरस के चलते इन दिनों पूरी तरह सन्नाटा के घेराव में है। कारोबार में घरेलू जरूरतों के कारण कस्बे को प्रतिदिन आने जाने वाले क्षेत्र के लोग भी अब घर के आंगन तक सीमित होकर रह गए हैं। ध्यानों की दुनिया भर के विभिन्न देशों में कोरोना नामी वैश्विक महामारी अपना कहर बरपाए हुए है।